आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 4 दिन पहले जो है करंट अफेयर की क्लास शुरू की, जिसमें 4 क्लास हो चुकी है। बीपीएससी मेंस को लेकर के पिछले 4 महीने में अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या अपडेट हुआ है उसको लेकर के हम लोग करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं। दिसंबर तक हमने ऑलरेडी पहले ही जो है बीपीएससी मेंस के कोर्स में अपडेट किया था। अब इन 4 महीनों के अपडेट के अंतर्गत हम लोग पिछले 4 क्लास कर चुके हैं। आज 5वीं क्लास है, जिसमें इकोनॉमी से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर थे हमने उसको पूरा कर लिया। अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके पूछे जाने वाले सभी प्रश्न वहां से मिल जाएंगे, उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट, कोई भी बड़ा मुद्दा उसमें हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं। अब आज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर के पार्ट पर हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सबको सुनेंगे। पहले आज हम लोग 3 टॉपिक पहले लेते हैं, तो अगर 3 टॉपिक के बाद समय मिलेगा तो चौथा टॉपिक भी लेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा, जो 2023 में एक बड़ी घटना होने वाली है। बड़ी घटना का मतलब है कि जो मिशन चंद्रयान 3 का हम 2022 में करना चाहते थे इसरो के माध्यम से, वो 2023 में अब संपन्न होगा। और माना जा रहा है कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में चंद्रयान 3 मिशन छोड़ा जाएगा। तो एक तो चंद्रयान 3 इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बीपीएससी मेंस में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए चंद्रयान 3 मिशन से क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। वैसे भी बीपीएससी स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करता रहा है। अगर आप देखेंगे 63rd 63वीं बीपीएससी में, 64th 64वीं बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में, 66 बीपीएससी, सब में लगभग आप देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, और इसी नाते हम लोग सभी विद्यार्थियों को सुझाव देते हैं कि कोई चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ें या ना पढ़ें, स्पेस टेक्नोलॉजी तो पहले ही पढ़ लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन जानते हैं पूछने की संभावना रहती है। तो पहला एक तो ये देखेंगे। दूसरा जानते हैं ट्रांसफैट। आप कहेंगे ये क्यों? ट्रांसफैट का मुद्दा, ये 2023 में पूरी दुनिया से WHO ने, 2023 से पूरी दुनिया से WTO ने ट्रांसफैट को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है। ट्रांसफैट बहुत नुकसानदायक होता है। ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हार्ट डिजीज, हृदय के रोग होते हैं। कोलेस्ट्रॉल नसों में जम जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बनती है। साथ ही साथ डायबिटीज टाइप 2 की भी संभावना बनती है। कैंसर की बीमारी भी इससे होती है। गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। ये सब जो है चुनौती के रूप में पेश आता है। इसीलिए ट्रांसफैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इस बार जो लोग एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो है इसको भी ध्यान देना है। तीसरा जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी साल 2023 में ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भारत की सरकार ने अनुमति दी है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में दुनिया का पहले नंबर का देश बनना चाहता है। इसलिए यह भी एक जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे बन सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इसके अलावा WHO महामारियों पर एक संधि बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो WHO की महामारी संधि, पैंडेमिक ट्रीटी ऑफ WHO, पैंडेमिक ट्रीटी ऑफ WHO। अब देखिए, ये चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, एक तो ये हम लोगों का टॉपिक है। दूसरा ट्रांसफैट इश्यू,
ट्रांसफैट इश्यू। तो ये बड़े अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो इसको 2023 में छोड़ा जाना है। 2023 के तीसरे तिमाही में, तीसरे अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन तीसरे तिमाही में संसद में कहा है, जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने, तीसरे तिमाही में। और ये 2023 से पूरी दुनिया में, 2023 से WHO ने पूरी दुनिया में समाप्त करने का लक्ष्य बनाया, समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है। और इसको जो है 2023 में, जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई है। जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई है और इस पर संधि होने वाली है। इस पर 2023 में संधि होने वाली है। तो 2023 के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देख लेंगे। आपने डाल दिया तो अब थोड़ा सा समय मिलते ही रोज लिखते रहिए, रोज देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1-2 दिन में और समय थोड़ा बचेगा, अभी तो बिल्कुल समय नहीं है। तो चंद्रयान 3 मिशन। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चंद्रयान 3, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी के लिए। देखिए बीपीएससी मेंस में, बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे अधिक क्वेश्चन मेंस में इसी से पूछे गए और इसी से जुड़ा है चंद्रयान 3 मिशन। तो अब चंद्रयान 3 मिशन क्या है, कब लॉन्च होगा, कब प्रक्षेपित किया जाएगा, उद्देश्य क्या है और इससे लाभ क्या है, लाभ या इसका महत्व क्या है, इन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन। नहीं, गगनयान तो शामिल नहीं कर सकते क्योंकि गगनयान 2024 में अब लॉन्च होगा। ये मिशन इंपॉर्टेंट है। गगनयान पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो गगनयान मैं करवा रखा हूं। गगनयान हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में गगनयान, जितने भी अब चीजें हैं सब करवा रखा है, कोई भी चीज बचा ही नहीं है साइंस टेक में। गगनयान पे लेकिन पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी मान लीजिए पूछ लिया जाए तो हमने तो पढ़ा रखा है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिसंबर तक जितनी भी चीजें अपडेट हुई हैं सब कुछ है, कोई चीज छूटा ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट हमने बहुत कायदे से पढ़ाया है। इकोनॉमी में भी जानते लगभग सारे पार्ट कंप्लीट हैं, और वैसे भी जानते गगनयान पे बहुत लंबे समय से सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके मिशन थोड़ा लेट हो गया है कोरोना के कारण, और कई और सारे कारण हैं कोरोना के दौरान जो परिस्थितियां उभरी हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध का जो मसला है, ऐसे बहुत सारी बातें। अब क्या है ये, पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे। चंद्रयान, पहले आते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है। व्हाट इज चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन क्या है? देखिए, यह भारत का चंद्रमा के लिए, ध्यान से सुनेंगे, यह भारत का चंद्रमा पर भेजे जाने वाला या चंद्रमा के लिए बनाया गया तीसरा मिशन है। तो यह भारत का तीसरा चंद्रमा के लिए भेजे जाने वाला
मिशन है और यह पहले भेजे गए 2 मिशन का ही विस्तार है और यह पहले भेजे गए चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 का ही विस्तार है। तो पहले तो आपने परिचय दे दिया कि चंद्रयान 3 क्या है कि नहीं। पहले तो परिचय दे देना है कि चंद्रयान 3 क्या है। तो देखिए चंद्रयान, ध्यान सुनेंगे, यह भारत का तीसरा चंद्रमा के लिए भेजे जाने वाला मिशन है। यह पहले भेजे गए चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 का ही विस्तार है। अब जरा ध्यान दें, इसमें क्या होगा। ये मिशन जो है, एक चीज ध्यान रखें, ये मिशन जो है इसमें एक लैंडर एक रोवर भेजा जाएगा, जबकि चंद्रयान 2 में क्या भेजा गया था, एक आर्बिटर एक लैंडर और एक रोवर। आर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लैंडर विक्रम खराब हो गया, रोवर प्रज्ञान खराब हो गया। तो इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 3 के अंतर्गत इसरो एक लैंडर और एक रोवर चंद्रमा की सतह पर भेजकर सॉफ्ट चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। पहले तो इतना लिख लीजिए, चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। अब फिर मैं चंद्रयान 1 और 2 थोड़ा समझा देता हूं तो आप इसको समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। अब जरा ध्यान दें, तो पहले आपको थोड़ा सा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का आइडिया होना चाहिए। देखिए किसी भी ग्रह पे, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि पहले जो मिशन भेजा जाता है उसके ऑर्बिट में भेजा जाता है, फिर उसके लैंड पे भेजा जाता है मिशन, लैंडर मिशन, रोबोट वगैरह को। जब ये पूरा कंफर्म हो जाता तब मैन मिशन भेजा जाता है। तो किसी भी, एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी ग्रह पर, मैं एक समझा रहा हूं, किसी भी ग्रह पर पहला मिशन होता है उसके ऑर्बिट में मिशन भेजा जाता है, जिसको कहा जाता है ऑर्बिटर मिशन। ताकि उसके ऑर्बिट में जाकर के, ध्यान से सुनेंगे, पहला उसके ऑर्बिट में भेजा जाता ताकि ऊपर एक उपग्रह भेज करके उसका पूरा फोटो ले लिया जाए, पूरी जानकारी ले ली जाए कि उस ग्रह की सतह कैसी है, सतह पे ऊंचा नीचा जगह कैसा है, कहां क्या है क्या नहीं है, कहां मानव के लिए संभावनाएं हैं, बेनिफिट्स है, कहां मिनरल्स है, या कहां क्या हो सकता है, कहां उतरा जा सकता है, कहां बस्तियां बसाई जा सकती हैं, ऐसी तमाम बातें। तो पहला मिशन हमेशा आर्बिटर होता है। दूसरा मिशन हमेशा क्या होता है, लैंडर होता है। दूसरा मिशन हमेशा जो है लैंडर मिशन होता है। लैंडर का मिशन का मतलब उसके जमीन पर उतरने वाला, ये रोबोटिक मिशन होता है, ये रोबोटिक मिशन होता है। और ये रोबोटिक मिशन अगर सक्सेस हो गया, ये 1-2 बार जाएगा, तो फिर तीसरा मिशन होगा। यद्यप तीसरे नंबर पे तुरंत तो मनुष्य को नहीं भेजा जाता, ये 2-3 बार रिपीट किया जाता, लेकिन मैं लिखने के क्रम में लिख देता हूं। ये मैन का मतलब ह्यूमन मिशन होता है। मैन का मतलब नहीं तो आप समझेंगे पुरुष का, तो महिलाओं के लिए नहीं है क्या, ह्यूमन मिशन। ये फिर मिशन क्या होता है, देखिए अगर ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ तो ये 2-3 बार आर्बिटर ही जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर लैंडर जाएगा। जब तक लैंडर पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होगा तब तक ये भेजते रहेंगे, और लास्ट में फिर जानते हैं ये मिशन होगा। तो चंद्रमा पे हम लोग ये 2 काम कर चुके, मतलब एक काम तो कर चुके। हाँ, चंद्रमा पे हमारा ये सक्सेस है और ये अभी सक्सेस नहीं है, तो चंद्रयान 3 से ये सक्सेस बनाना, ये सक्सेस हो जाएगा, 1-2 बार और इसको भेज लिया जाएगा, तो फिर हम चंद्रमा पर आदमी भेजेंगे, फिर हम चंद्रमा पर मनुष्य भेजेंगे। ये हर जगह होता है, यही क्रम होता है। मुझे लगता है एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब जरा ध्यान दें,
अब देखिए चंद्रयान 1 में हमने क्या किया, 2 में क्या किया। अब देखिए इसरो द्वारा क्या किया गया, इसरो द्वारा चंद्रयान 1 में, चंद्रयान 1 जो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया, इसमें हम लोगों ने आर्बिटर मिशन भेजा और इसमें चंद्रमा पर पानी की खोज की, उसके कक्षीय मिशन भेजा, आर्बिटर मिशन भेजा। इसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज की। ये बहुत चर्चित हो गया। देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करने के नाते यह पूरी दुनिया में चर्चित हो गया, भारत का चंद्रयान 1। मतलब इसने हमें निराश नहीं किया, पहली बार में सफलता। ये पहला मिशन था भारत का। दूसरा मिशन चंद्रयान 2 का, इससे थोड़ा निराशा आई, मन दुखी हुआ, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा है कि असफलता ही सफलता है सारी। अब देखिए ये 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इसमें 3 चीजें थी, आर्बिटर थी, मतलब आर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम दिया गया था और इसका नाम प्रज्ञान दिया गया था। और ये आर्बिटर था मून आर्बिटर मिशन, मॉम इसका नाम दिया गया था, मॉम। ये तो सक्सेस रहा, मॉम कभी निराश नहीं करती, ये तो सक्सेस रहा। लेकिन लैंडर और रोवर जानते खराब हो गया। ये तो अभी भी काम कर रहा है, इसका आर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। इसी के आर्बिटर का प्रयोग जानते हैं चंद्रयान 3 में होगा। चंद्रयान 3 में हम कोई आर्बिटर नहीं भेज रहे हैं, चंद्रयान 2 के आर्बिटर का यूज करके उसका फोटो खींचेंगे, कैसे चंद्रयान 3 उतर रहा है, कैसे उसका जानते रोवर चल रहा है। ये सारी सूचना इसी के माध्यम से हम लोग भेजेंगे, है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, आप सभी लोगों का, नियाज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये जो है इस मिशन का आर्बिटर अभी भी कार्य कर रहा है, इस मिशन का आर्बिटर अभी भी कार्य कर रहा है और इसी का प्रयोग चंद्रयान 3 में होगा। इसी का प्रयोग चंद्रयान 3 में होगा, इसी का प्रयोग चंद्रयान 3 में होगा, इसी का प्रयोग चंद्रयान 3 में होगा। इसी से उसका सारा फोटो खींचा जाएगा, कैसे चंद्रयान 3 उतर रहा है। 14 दिनों तक रहेगा चंद्रयान 3, तो 14 दिनों तक क्या कर रहा है, कहां क्या खोज रहा है, क्या नहीं खोज रहा, अभी बात करेंगे। और चंद्रयान 3 देखिए, चंद्रयान 3, अब इसका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि, माना क्या जा रहा है, जब सरकार ने बोला है तो लगभग यही डेट है, लेकिन अब अंततः तो वैज्ञानिक सब डिसाइड करते हैं। 2023 में इसी के बीच में छोड़ा जाना है। अब इसमें क्या है, 2 चीज है, इसमें लैंडर है और रोवर है। लैंडर और रोवर, ये चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा पर सॉफ्ट माने एकदम आराम से, ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग होगी, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और 14 दिनों तक यह चंद्रमा की सतह पर रहकर कार्य करेगा, चंद्रमा के सतह पर रह करके कार्य करेगा। और चंद्रयान, और जानते हैं चंद्रयान 3 के माध्यम से, चंद्रयान 2 के आर्बिटर के माध्यम से इसके हर गतिविधि की जानकारी, इसके हर गतिविधि की जानकारी इसरो पृथ्वी पर प्राप्त करेगा, इसरो पृथ्वी पर
प्राप्त करेगा और हम सभी को अवगत करवाएगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से इसके हर गतिविधि की जानकारी इसरो पृथ्वी पर प्राप्त करेगा और हम सभी लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो ये है चंद्रयान 3। दिस इज द चंद्रयान 3 मिशन। अब इसमें देखिए हम लोगों ने ये पॉइंट जान लिया कि क्या है। अब कब प्रक्षेपित किया जाएगा ये मैंने बताया कि 2023 के तीसरे तिमाही में प्रक्षेपित करने की योजना है। योजना है जो होगा भी, जानते क्यों होगा? क्योंकि अभी जल्दी ही आपने देखा होगा कि मार्च में इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसके क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। बहुत ही वेल पाया गया, उसे वेल डन रहा वो पूरी तरीके से। तो आप लिख लीजिए कि इसके लिए लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको आप कहते हैं GSLV मार्क 3 को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। नोट कर लें फटाफट। लॉन्च व्हीकल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, उसमें कोई अब कमी नहीं है। पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। लॉन्च व्हीकल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। लैंड की मतलब मिशन की, देखिए मिशन कॉस्ट कितनी आ रही है ये भी लिख लीजिए। मिशन कॉस्ट 610 करोड़। मिशन की लागत 610 करोड़ और मिशन ड्यूरेशन मिशन की अवधि 14 दिन 14 दिन रहेगी। मिशन की अवधि 14 दिन रहेगी। अब उद्देश्य लिख लिया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तीसरा पॉइंट, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3। 3 ऑब्जेक्टिव्स है इसका, 3 उद्देश्य है। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित लैंडिंग को संभव बनाना। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित, एकदम सेफ एंड सॉफ्ट, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग को संभव बनाना। ये नहीं कि धड़ाम गिरा और टूट गए तमाम उपकरण वगैरह। सॉफ्ट लैंडिंग, एक नरम लैंडिंग, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। तो पहला उद्देश्य तो ये है, एक सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करवाना। और चंद्रमा पर जो रोवर भेजा जाएगा वो उस पर उसका प्रदर्शन करना, पूरी तरीके से उसे चला करके देखना। चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन,
चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, डिप्लॉय रोवर एंड टेस्ट द डिप्लॉय rover on moon and test the performance ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है इन सीटू वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन चंद्रमा पर। अब ध्यान सुनेंगे, चंद्रयान 2 में हार्ड लैंडिंग नहीं करवाया गया, बल्कि जानते हैं लैंडिंग के लिए उतना व्यापक हमारे पास क्षमता नहीं आ पाई थी। तो उसमें था कि उसको गिरा करके नीचे लाया जाएगा, वो असफल हो गया। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके हार्ड लैंडिंग हुई। उस पर अलग से बात करेंगे, अभी चूंकि करंट अफेयर है इसलिए ज्यादा नहीं। अच्छा, चंद्रमा पर जहां लैंडर योम रोवर को उतारा जाएगा, लैंडर एवं रोवर को उतारा जाएगा वहां की डाटा का कलेक्शन, संग्रहण, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से संबंधित आंकड़ों का कलेक्शन है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही पानी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से संबंधित आंकड़ों का संकलन, फटाफट लिख लें। वही सेम नाम है जो विक्रम और जानते हैं रोवर का प्रज्ञान, सेम वही नाम है, सेम वही नाम है, कोई और नाम नहीं। वही सेम नाम दिया गया है, जो पिछला नाम था, नाम कोई बदला नहीं गया। यही सेम नाम है, ये विक्रम और प्रज्ञान। अब लाभ और महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो चंद्रयान 3 का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है? चंद्रयान 3 का महत्व, लाभ या योगदान क्या है इसका? सबसे पहले तो बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, चंद्रमा के लिए भारत की मिशन को सफल बनाना। जो हमारी चंद्रमा के लिए मिशन भेजने की परंपरा है कि भाई हम वहां मैन मिशन तक पहुंचेंगे, ह्यूमन मिशन तक पहुंचेंगे। चंद्रमा तक भेजे जाने वाले इसरो के मिशन को सफल बनाना, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है ये कि भाई ये मिशन सफल होगा कि तो आगे के मिशनों में भी आसानी होगी, आगे के मिशन में भी इससे आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि जानते हैं बूस्टअप मिलेगा इसी से। तो नंबर 2, इसरो के बड़े मिशनों को आगे बढ़ाने में आसानी, सरकार बजट देगी फिर ये क्लियर होगा, आसानी, एक उत्साह मिलेगा। भाई आगे क्या क्या मिशन है, आगे जानते गगनयान, इसी पे टिका है कि भाई ये सक्सेस हो जाए फिर गगनयान को बढ़ाया जाए, गगनयान मिशन।
जो 2024 में रहेगा। फिर जानते हैं अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का मिशन, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का मिशन, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का मिशन। ये सब मिशन जो है इनको जो है आसानी होगी। नंबर 3 है कि नहीं, बूस्टिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन होगा, जिससे भारत के वैश्विक उभार को आप संभव बना सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तकनीकी में बढ़त एवं ब्रांडिंग होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तकनीकी में बढ़त और ब्रांडिंग। अच्छा, इसके अलावा ध्यान सुनेंगे, हाँ, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा चंद्रमा पर जो संभावनाएं हैं जीवन की, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज हो चुकी है, तो जहां भी ये लैंड, क्योंकि इस चंद्रयान 3 का उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर क्या स्थिति है वास्तव में, उसका पूरा रियल अध्ययन करना, ताकि आगे चंद्रमा पर बस्ती बसाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के व्यवहारिक अध्ययन को आगे बढ़ाना ताकि चंद्रमा पर आगे चलकर व्यवहारिक अध्ययन को आगे बढ़ाना ताकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पाए जाने वाले पानी के उपयोग के बारे में जाना जा सके, पानी के उपयोग के बारे में जाना जा सके कि भैया कैसे उपयोग करना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के उपयोग के बारे में जाना जा सके, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। अगर वो हो जाएगा तो फिर चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में आगे बढ़ना संभव होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के व्यवहारिक अध्ययन को आगे बढ़ाना ताकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पाए जाने वाले पानी के उपयोग के बारे में जानना। अगला पॉइंट लिखिए, चंद्रमा पर आगे चलकर मानव बस्ती कोलोनाइजेशन, मून कोलोनाइजेशन, चंद्रमा पर आकर चलकर मानव बस्ती को संभव बनाना। अगला, चंद्रमा की सतह भूगर्भ सरफेस जियोलॉजी आदि के अध्ययन को संभव बनाना, चंद्रमा के सतह भूगर्भ आदि के अध्ययन को संभव बनाना। इसके अलावा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अभियानों या किसी भी ग्रह पर भेजे जाने वाले अभियानों के लिए तकनीकी को तैयार कर लेना कि भाई कैसे चंद्रमा पर उतरा जाए, कैसे जाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो चंद्रमा सहित किसी भी ग्रह पर आने जाने, सुरक्षित उतरने
जैसी तकनीकों के विकास को सुनिश्चित करना, विकास को सुनिश्चित करना। चंद्रमा सहित किसी भी ग्रह पर आने जाने, सुरक्षित उतरने जैसी तकनीकों के विकास को सुनिश्चित करना, तकनीकों के विकास को सुनिश्चित करना, तकनीकों के विकास को सुनिश्चित करना, तकनीकों के विकास को सुनिश्चित करना। तभी आगे चल करके इसमें आसानी होगी और बहुत बढ़त मिलेगी, बहुत बढ़त मिलना संभव होगा। बहुत बढ़त मिल पाना तभी संभव होगा। फटाफट नोट करें। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा कम जानते हैं उनके लिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए, भारत ने क्या किया, भारत के द्वारा चंद्रमा पर का मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, यहां पर जितने भी मिशन अमेरिका वगैरह ने भेजे, इस साइड भेजा ही नहीं, क्योंकि इस साइड जानते सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, तो इस साइड कोई मिशन ही नहीं भेजा गया। तो भारत ने भेजा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने पानी की खोज की। अब पानी की खोज से एक चीज पक्की हो गई कि यहां जीवन पहले जरूर रहा होगा और आगे रहेगा। इस नाते एक नया आकर्षण जानते चंद्रमा पर पैदा हुआ। इस चीज को लेकर के एक कंफर्मेशन जानते हैं चंद्रयान 3 से मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसके उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। चंद्रयान 3 क्या है, इसके उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, स्पेस माइनिंग की भी बात हो सकती है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अगले अंतरिक्ष मिशनों के लिए, भारत के अगले अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रेरक होगा, प्रेरक होगा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अगले अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रेरक होगा। ऐसे सवाल जानते हैं पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है और अपनी तैयारी को बुनियादी स्तर पर इस तरीके से रखना है कि आप बेहतर तरीके से इनको समझ जाएं, है कि नहीं। तो ये पहला तो हम लोगों ने डील कर दिया कि चंद्रयान 3 से संबंधित जो करंट अफेयर है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको डील करते हैं। अभी पहला हो गया, अब दूसरा देखिए, WHO ने लक्ष्य बनाया है कि 2023 में पूरी दुनिया में ट्रांस फैट के उपयोग को खत्म करना, समाप्त करना। और भारत में FSSAI ने भी 2022 से यह लक्ष्य बना दिया कि 2% से ज्यादा ट्रांस फैट किसी भी खाद्य पदार्थ में उपयोग नहीं हो सकता। ये टॉपिक बहुत चर्चा में है, तो ट्रांस फैट पे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ट्रांस फैट इश्यू, ट्रांस फैट का मुद्दा, ट्रांस फैट का मुद्दा। अब पहला, ट्रांस फैट क्या है, ट्रांस फैट क्या है, यह क्यों चर्चा में है। ट्रांस फैट के दुष्प्रभाव, ट्रांस फैट के दुष्प्रभाव। और चौथा,
ट्रांस फैट को लेकर WHO और FSSAI का लक्ष्य क्या है? ये समझना है हम लोगों को। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांस फैट बड़ा नुकसानदायक होता है। सबसे पहली बात चर्चा में क्यों आया आप सभी लोग जानते हैं कि WHO के द्वारा, नहीं जानते तो जानिए, 2023 में WHO द्वारा इसके उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके उपयोग को जानते, समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है कि यह समाप्त किया जाएगा। देखिए WHO ट्रांस फैट क्या होता है अभी बाद में आते हैं। देखिए WHO ने ट्रांस फैट के उपयोग को सीमित करने के लिए 2013 में लक्ष्य निर्धारित किया कि 10% आप यूज कर सकते हैं। फिर 2017 में लक्ष्य निर्धारित किया कि 5% यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे घटाते हुए 2021 में लक्ष्य निर्धारित किया कि 3% यूज कर सकते हैं। 2022 में लक्ष्य निर्धारित किया कि 2% यूज कर सकते हैं और 2023 में एलिमिनेशन, कंप्लीट एलिमिनेशन, पूरी समाप्ति। ये देखिए ट्रांस फैट को लेकर के WHO इस तरीके से लक्ष्य लेकर के चल रहा है। ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीटी की तैयारी करते हैं उनको भी पता होना चाहिए ये ट्रांस फैट है कि नहीं। ये WHO ने पहले से ही, मतलब WHO पहले से ही ट्रांस फैट के उपयोग को सीमित करने के लिए प्रयास कर रहा है। पहले से ही इसको सीमित करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो कुछ भी बनाएंगे, जैसे आप बिस्किट बनाते हैं, 100 ग्राम बनाते हैं तो 10% का मतलब 10% से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए उसमें, ट्रांस फैट। भाई कोई भी चीज बनता है ना, जैसे मान लीजिए हमने 1 किलो सब्जी बनाई तो 1 किलो सब्जी में 100 ग्राम तेल डाल दिया तो वहां तक ट्रांस फैट ठीक है। जब शुरू में ये लक्ष्य बनाया, खैर ये बहुत ज्यादा है, हर साल 5 लाख लोग जानते हैं ट्रांस फैट के कारण मरते हैं, 5 लाख लोग पूरी दुनिया में, तो बहुत बड़ी। खैर मैं पहले आता हूं, एक एक पॉइंट डील करूंगा तो आप समझेंगे। पहले लिखा जाए ट्रांस फैट है क्या, ताकि जो लोग नहीं जानते या जिन्होंने नहीं जनरल साइंस वगैरह ठीक से पढ़ा तो उनको समझ आ जाएगा। ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट, जरा ध्यान दें, ट्रांस फैट है क्या। अब देखिए सामान्यतः फैट 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सामान्यतः फैट 2 तरीके का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड, देखिए फैट सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, संतृप्त, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। अब देखिए जो संतृप्त होता है ये ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में जो कुछ भी पाया जाता है वो संतृप्त होता है।
और द्रव अवस्था में जो भी पाया जाता है जानते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है। ये WHO का कहना है कि जब भी आप फैट खाएं तो उसमें ये 25% ही मात्रा होनी चाहिए और ये 75% होना चाहिए। मतलब WHO के अनुसार सैचुरेटेड फैट नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, ये ठीक है। द्रव फैट सही है, मतलब सही तो कोई फैट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन है कि फिर भी इसका यूज कर सकते हैं। पहले मैं समझा दूं हल्का सा। देखिए WHO के अनुसार, WHO के अनुसार ये अनसैचुरेटेड मतलब द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला फैट अच्छा है, फैट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ठोस अवस्था वाला नुकसानदायक होता है। अब द्रव अवस्था का मतलब जैसे तेल है, सरसों का तेल है, जैसे मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मतलब वनस्पति तेल अच्छा है। मैं आपको मोटे तौर पर समझा रहा हूं। देखिए द्रव अवस्था जैसे वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। अब चूंकि बिहार में आप लोग जानते होंगे सरसों का चलन यूपी बिहार में ज्यादा है। अब सरसों का तेल आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब लेकिन ठोस वाला जैसे अब मान जैसे ठोस अवस्था में जैसे मांस है, ये बड़ा नुकसानदायक है कि नहीं। जैसे नारियल, अब उसमें भी अपवाद भी है ना, जैसे वनस्पति तेल में एक अपवाद है नारियल, क्योंकि नारियल ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जैसे घी है, घी का मतलब गाय का घी तो पतला होता है, गाय का घी उतना नुकसानदायक नहीं, लेकिन भैंस का बाकी सबका तो घी है। या नारियल, वनस्पतियों में एक एग्जाम्पल है नारियल वाला जो है, तो ये जानते हैं ये ठोस अवस्था में ये नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है। और ये द्रव वाला थोड़ा अच्छा है, बाकी ये भी बहुत ज्यादा यूज करते थे, ये भी नुकसानदायक है। इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे। अब जरा ध्यान दें। अब ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट ऐसे फैट को कहा जाता है जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और वनस्पति। अब देखिए ट्रांस फैट का जो चलन है उसके लिए तो परिभाषा देना पड़ेगा कि ऐसे फैट जो वनस्पति तेलों से बनाए जाते हैं। कैसे? हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से, उन्हीं को ट्रांस फैट कहा जाता है। यद्यपि कुछ नेचुरल रूप से भी ट्रांस फैट होते हैं, लेकिन जो नुकसानदायक हैं वह मूलतः जो औद्योगिक उत्पादन जिनका होता है, जो उद्योगों में बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैं डिफाइन वैसे ही कर देता हूं कि ऐसे फैट, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी फैट या ऐसी बसा जो औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, ताकि एक भी शब्द छूटे नहीं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त किया जाता है ऐसी वसा जो औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त किया जाता है, उसे ट्रांस फैट कहा जाता है, उसे ट्रांस फैट कहा जाता है। इसे वनस्पति भी कहते हैं, इसे वनस्पति घी भी कहा जाता है, वनस्पति घी भी कहा जाता है। गांव में लोग पूड़ी उड़ी समोसा वमोसा सब इसी में तलते थे, इसे वनस्पति घी भी कहा जाता है। इसमें वनस्पति तेल जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उसको ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है, या इसको वनस्पति घी भी कहा जाता है। यह बहुत नुकसानदायक होता है, यह बहुत नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक होता है,
क्योंकि इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। आप सीधा सीधा लिखिए, क्योंकि आपको आम शब्दों में बात करनी है, आपको वैज्ञानिक की तरीके से बात नहीं करनी। यह बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर के रक्त वाहिनियों और हृदय में, रक्त वाहिनियों और हृदय में, हृदय ही तो पंप करता है ब्लड को, और हृदय में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हृदय रोग और डायबिटीज टाइप 2 होने लगता है और पूरी दुनिया में हर साल हर वर्ष 5 लाख मौत हृदय रोग से होती है। इसका बड़ा कारण ट्रांस फैट है, इसीलिए WHO ट्रांस फैट को पूरी दुनिया से उपयोग बंद कराना चाहता है। बस सरल शब्दों में हो गया, पूरी दुनिया से बंद कराना चाहता है। पूरी दुनिया से बंद कराना चाहता है। पूरी दुनिया से इसको बंद कराना चाहता है। तो ट्रांस फैट क्या है ये समझ गए। अच्छा, क्यों चर्चा में है, ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे। क्यों चर्चा में, वैद्य मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा, ट्रांस फैट क्यों चर्चा में है। 2023 से WHO इसे पूरी दुनिया में एलिमिनेट करने का, समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। ऐसा नहीं कि एकाएक लक्ष्य बना दिया। आपने देखा ये सारा लक्ष्य, ये पहले 10% का हुआ, फिर 5, फिर 3, फिर 2, अब धीरे इसको 0 करने की बात की गई। अब ट्रांस फैट के दुष्प्रभाव क्या है, क्यों भैया इसे खत्म किया जाए। तो सारे पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, ट्रांस फैट का दुष्प्रभाव क्या है। ट्रांस फैट का दुष्प्रभाव क्या है। पहला, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर रक्त वाहिनियों से जुड़े रोग, हृदय रोग को बढ़ावा देता है।
रक्त से जुड़े रोग एवं हृदय से जुड़े रोग, हृदय से जुड़े रोगों को बढ़ावा देता है। हृदय से जुड़े रोगों को बढ़ावा देता है क्योंकि ये अच्छी कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बुरी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्योंकि यह अच्छी कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और बुरी कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है, और बुरी कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। यह शरीर में उपापचय की क्रिया को प्रभावित करता है, जिससे शरीर में फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, जिससे शरीर में फैट जम जाता है, जिससे शरीर में फैट जमने लगता है और मोटापा बढ़ता है, शरीर में फैट जमने लगता है और मोटापा बढ़ता है। शरीर में फैट जमने लगता है और मोटापा बढ़ता है। फैट जमने लगता है और मोटापा बढ़ता है। यह कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। यह कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। यह कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। यह कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। चौथा, यह डायबिटीज टाइप 2 बीमारियों को भी बढ़ाता है, यह डायबिटीज टाइप 2 बीमारियों को भी बढ़ाता है। यह लीवर के अंदर, यह मनुष्य के शरीर के अंदर लीवर में और पेट में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन आप कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर में और पेट में फैट को जमाता है। पेट में वसा का जमाव करता है, जिससे लीवर फैटी हो जाता है, आते जानते हैं ब्लॉक होने लगती हैं, पाचन प्रभावित होता है। इससे शरीर में उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की चुनौती बढ़ती है। हाई बीपी की चुनौती बढ़ती है। इससे शरीर में हाई बीपी की चुनौती बढ़ती है।
इन्हीं सब कारणों से WHO ने 2018 में ही ट्रांस फैट को समाप्त करने की अपील की थी और 2023 का समय निर्धारित किया था। अब ट्रांस फैट को लेकर के WTO और FSSAI का लक्ष्य क्या है? चौथा लिख लीजिएगा, WHO का लक्ष्य 2018 में WHO ने ट्रांस फैट के दुष्प्रभाव को देखते हुए ही इसको समाप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी के अंतर्गत 2023 तक पूरी दुनिया से इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य बनाया गया। पूरी दुनिया से इसके उन्मूलन का लक्ष्य बनाया गया। पहले फटाफट नोट करें, पूरी दुनिया से इसके उन्मूलन का लक्ष्य बनाया गया। पूरी दुनिया से इसके उन्मूलन का लक्ष्य बनाया गया। पूरी दुनिया से इसके उन्मूलन का लक्ष्य बनाया गया। और WHO के आधार पर ही देखिए, WHO के आधार पर ही भारत में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग पर मानक निगरानी करने वाली संस्था FSSAI ने भी 2022 में भारत में केवल 2% ट्रांस फैट के उपयोग की सीमा निर्धारित की थी। केवल 2% ही इसका उपयोग हो, इसके लिए सीमा निर्धारित की गई थी। केवल 2% इसके उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। तो ये हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। इस पे पूछा जा सकता है ट्रांस फैट है क्या? क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस फैट क्या है, यह क्यों चर्चा में है, इसके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालिए। एक सिंपल प्रश्न ऐसे बन सकता है, या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ट्रांस फैट का उन्मूलन पूरी दुनिया में हृदय से जुड़े हुए रोगों के लिए, पूरी दुनिया में हृदय से जुड़े रोगों से सुरक्षा में वरदान साबित हो सकता है। सुरक्षा में वरदान साबित
हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है कि ट्रांस फैट का उन्मूलन पूरी दुनिया में हृदय से जुड़े रोगों से सुरक्षा में वरदान साबित हो सकता है। हृदय से जुड़े हुए रोगों में वरदान साबित हो सकता है। प्रकाश डालिए, इस पे बात हो सकती है। सब लोग समझ पा रहे हैं? अब अगले टॉपिक पर आइए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ट्रांस फैट का मतलब उपयोग नहीं करना इसका। तो ट्रांस फैट का मतलब तेल का उपयोग करिए। जीरो तो बहुत आसान है कि भाई आप इसका उपयोग मत करिए, सीधे सरसों के तेल का उपयोग करिए, सीधे वनस्पति तेल का उपयोग करिए। अब उसका तेल उपयोग करने में यह होता है कि उसकी महक आती है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। ट्रांस फैट में अपने अनुसार जानते सब कर देते हैं। तो जीरो ट्रांस फैट को अचीव करना तो बहुत आसान है। आप ट्रांस फैट का यूज मत करिए, आप जो डायरेक्ट नेचुरल ऑयल है उनका प्रयोग करिए। ये कोई ऐसा कठिन काम तो है नहीं। जैसे मैं कहूं कि आप पराठा मत खाइए, तो आप कोई बात नहीं, चावल दाल खाइए। कोई खाना तो मना नहीं किया जा रहा है ना। तीसरा आप लिखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप लिखिए। तीसरा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप सभी लोग जानते हैं 2013 में भारत की सरकार ने इसको अनुमति दी है। सॉरी 2023 में, जनवरी 2023 में भारत के सरकार के द्वारा इसे अनुमति दी गई है ताकि भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हब बन सके। ताकि भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हब बन सके। ये इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने ये किया है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि भैया ये है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। क्या लाभ है। नहीं, पहले तो उद्देश्य फिर लाभ। उद्देश्य क्या है, इसके का लाभ क्या है, महत्व क्या है, और इसमें चुनौतियां क्या है। पहले सीधे सीधे आपको आइडिया लग जाए कि ये वास्तव में इस टॉपिक को डील कैसे किया जाए। पहले हर टॉपिक को सिंपल तैयार किया जाता है ताकि उस पर एक सहज जानते हैं समझ बन जाए, रोचकता का विकास हो जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है। देखिए, हाइड्रोजन तो रंगहीन होता है, तो हाइड्रोजन के ग्रीन होने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुने, पहले थोड़ा समझ लें। देखिए, हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस है। मतलब रंगहीन तत्व भी है, गैस भी है। प्रकृति में हाइड्रोजन तो गैस के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस है या तत्व है, रंगहीन है, और यह ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जानते, पूरे यूनिवर्स
पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखिए तो पूरे ब्रह्मांड में 75% यही पाया जाता है, हाइड्रोजन ही, और 24% जानते हीलियम पाया जाता है, और 1% में बाकी सब है, रेस्ट सब 1%। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है पूरे ब्रह्मांड में। तो यहां पे ये शब्द सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है। तो हाइड्रोजन का रंग नहीं है, इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब जो रंग हाइड्रोजन में जो कलर शब्द यूज किया जाता है, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन, चाहे ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये सारे वो उन शब्दों को दर्शाता है कि हाइड्रोजन को किस स्रोत का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। हाइड्रोजन, पहले एक लाइन लिख लीजिए आप, हाइड्रोजन रंगहीन तत्व होता है, इस नाते इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, इस नाते इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। जब हाइड्रोजन के साथ किसी रंग का प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि वह किस स्रोत का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। तो यह दर्शाता है कि वह किस स्रोत का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। वह किस स्रोत का उपयोग करके प्राप्त किया गया। हाइड्रोजन रंगहीन तत्व होता है, इस नाते इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। जब हाइड्रोजन के साथ किसी रंग का प्रयोग किया जाता है तो यह दर्शाता है कि किस स्रोत का उपयोग करके उसे प्राप्त किया गया, अर्थात वो स्रोत को दर्शाता है। ध्यान रखें, वो स्रोत को दर्शाता है, स्रोत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए, हमने आपको यहीं पे मैं चार्ट बना दे रहा हूं, जैसे अगर ये हाइड्रोजन शब्द को के लिए ये सब प्रयोग किए गए, जैसे हाइड्रोजन है, और यहां पर हमने शब्द यूज किया ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, हमने ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग किया, ब्राउन हाइड्रोजन, काला या भूरा हाइड्रोजन, ये एक ही चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन। अब इसका क्या अर्थ है अभी बात करते हैं। दूसरा मान लीजिए ग्रे हाइड्रोजन शब्द का ये जो है क्या नाम है, ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन शब्द का यूज किया गया, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, या मान लीजिए ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन। अब जिस स्रोत से प्राप्त किया जाता है वही नाम हो जाता है। या ग्रीन हाइड्रोजन, जो हम लोगों को पढ़ना है, हरित हाइड्रोजन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। अब ब्लैक हाइड्रोजन का क्या मतलब है, देखिए जब कोयले का उपयोग करके, आप जानते होंगे हाइड्रोजन पानी के रूप में ही सबसे अधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन को प्राप्त कैसे किया जाएगा। हाइड्रोजन मूलतः जानते हैं हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में ऊपर की तरफ भाग जाता है, सबसे हल्का होता है, वायु से बहुत हल्का, वायु से बहुत। हाइड्रोजन का अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे 2 है और हवा का मॉलिक्यूलर वेट 29 है, तो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो हाइड्रोजन पाया जाता है या तो किसी जैविक पदार्थ में पाया जाता है या तो वो पानी में पाया जाता है। अब मान लीजिए पानी से हमको हाइड्रोजन पाना है, तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पहले बिजली बनाएंगे किसी स्रोत का उपयोग करके। मान लीजिए कोयला जला करके हमने बिजली बनाया, फिर उस बिजली को हमने पानी में प्रवाहित किया
फिर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग अणु बने और उसी को इकट्ठा कर लिया हाइड्रोजन को। तो अगर कोयला स्रोत करके इकट्ठा करेंगे तो वो हो जाएगा ब्लैक, अगर प्राकृतिक गैस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ग्रे। तो आप पहला लिखेंगे कि जब कोयले का उपयोग करके, जब कोयले का उपयोग करके हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है, हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए मैं सीधे समझा भी दे रहा हूं, कोयला उपयोग किया, कोयले से बिजली बनाया, फिर उस बिजली से पानी में उसे प्रवाहित किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन, अभी मैं बता दूंगा कैसे हाइड्रोजन बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन को इकट्ठा कर लिया, हो गया ये। प्राकृतिक गैस से बनाया, प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके, गैस का प्रयोग करके तो ये हो गया। अच्छा, प्राकृतिक गैस का ही प्रयोग करके बनाया, लेकिन आपने कार्बन को कैप्चर कर लिया, समुद्र में जानते हैं उसको ले जाकर के कार्बन कैप्चर स्टोरेज कर दिया। देखिए, प्राकृतिक गैस का प्रयोग तो किया, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कैप्चर कर लिया, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया मतलब उसको वायुमंडल में नहीं जाने दिया, तो वो ब्लू हो गया, क्योंकि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करके समुद्र में उसको स्टोर कर दिया। और जब आपने सोलर एनर्जी, जब आपने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करके फिर बिजली बना करके फिर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। सबको समझ में आ गया कि ग्रीन हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। एग्जैक्टली हम ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या समझते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब जरा ध्यान दें। अब हम लोग आते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, तब इस मिशन की बात करेंगे ना। ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, तो पहला लिखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, तब इसके मिशन की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से प्राप्त होता है, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से प्राप्त होता है। ऐसा हाइड्रोजन जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग से प्राप्त होता है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। लिखेंगे कि जब सोलर एनर्जी या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि का, जब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि स्वच्छ ऊर्जा की बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। और
हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए ये पानी है और यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, अब इसके लिए बिजली हमने कहां से, देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब इसके लिए हमने बिजली लिया ग्रीन, इसके लिए हमने बिजली क्या लिया, स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। मान लीजिए हमने सोलर एनर्जी लिया, तो सोलर एनर्जी का बिजली यूज करके अगर हमने ये हाइड्रोजन बनाया तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब चूंकि भारत 2070 तक जीरो नेट एनर्जी प्राप्त करना चाहता है, ऐसे में इसका उपयोग बहुत जरूरी है। लिख लीजिए कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन नेट एनर्जी प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सहायक हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सहायक हो सकता है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सहायक हो सकता है, जीरो कार्बन नेट एनर्जी। बात समझ गए? इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने, लिख लीजिएगा, इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने, इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया। कहीं उससे कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन अलग है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन अलग है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अलग है जो 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन ये उससे अलग मिशन है, अर्थात उस मिशन को इस मिशन को मिलाना नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो मिशन बिल्कुल अलग है और ये मिशन बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग मिशन है। देखिए भारत सरकार ने 2021 में शुरू किया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये हाइड्रोजन एनर्जी का मिशन था। और अब देखिए 2023 में शुरू किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। देखिए इसमें एनर्जी शब्द नहीं है, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है बहुत। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब उद्देश्य लिखते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है। अब हेडिंग डालिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, जरा ध्यान देंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या उद्देश्य रखा गया, इस बात को जरा ध्यान देंगे कि भाई किन उद्देश्यों को लेकर के जो है इसे बनाया जा रहा है, या किन उद्देश्यों को लेकर के जानते हैं इसे खड़ा किया जा रहा है। तो पहला है 2023
तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में पूरी दुनिया में प्रस्तुत करना। 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में पूरी दुनिया में प्रस्तुत करना। दूसरा, 2030 तक 6 लाख रोजगार ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पन्न करना। ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पन्न करना। नंबर 3, 2030 तक 8 लाख करोड़ का निवेश ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सुनिश्चित करना। 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 अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम या जीवाश्म ऊर्जा का जो हम आयात करते हैं उसमें प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक, 1 लाख करोड़ से अधिक का जो आयात करते हैं तो वो कमी करना है इसमें। तो आप लिखेंगे जीवाश्म ऊर्जा के आयात में 1 लाख करोड़ की, जीवाश्म ऊर्जा के आयात में 1 लाख करोड़ की शुद्ध कमी लाना। 1 लाख करोड़ की शुद्ध कमी लाना। 1 लाख करोड़ की शुद्ध कमी लाना। और अगला पॉइंट, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत और तकनीकी को सहज बनाना। यही लिख देते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। नोट करेंगे फटाफट। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को घटाना। अगला पॉइंट लिखेंगे, 2030 तक पेरिस समझौते के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों को पूरा करना। और क्या लक्ष्य है? पेरिस समझौते में लक्ष्य है कि भारत को 30 से 35% कार्बन का उत्सर्जन 2030 तक घटाना है। पेरिस समझौते में भारत के लिए, पेरिस समझौते में भारत के लिए 2030 तक 30 से 35% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से यह लक्ष्य
पूरा किया जा सकता है, यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया कि भैया ये उद्देश्य है। अब इसका जानते हैं लाभ क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन से क्या लाभ होगा। तो लिखा जाए, ग्रीन हाइड्रोजन से लाभ या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से लाभ या इसका महत्व। नंबर एक रॉकेट के ईंधन के लिए। जानते हैं रॉकेट में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है और आगे उसी के प्रयोग को ही बढ़ावा देने की बात है। तो रॉकेट ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, रॉकेट ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा सुरक्षा एवं ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा सुरक्षा किसे कहा जाता है? जब नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में और निरंतर ऊर्जा की उपलब्धता करवाई जाती है 24 घंटे, तो उसे ऊर्जा सुरक्षा। और जब नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में अपने स्रोतों से बिना विदेशी सहयोग के, तो भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ, भारत के पास पानी बहुत ज्यादा है, बस पानी से हाइड्रोजन बनाना है और उपयोग करना है। तीसरा, पेरिस समझौते में रखे गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, पेरिस समझौते में रखे गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हब बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हब बनाने के लिए, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जीवाश्म ऊर्जा को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए, जीवाश्म ऊर्जा को, देखिए बहुत तेज बरसात हो रही है यहाँ पे, जीवाश्म ऊर्जा को, आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, मुखर्जी नगर में वर्षा बहुत तेज हो रही, जीवाश्म ऊर्जा को ग्रीन हाइड्रोजन से
प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए अर्थात रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। अब चुनौतियां आप लिखिए। अच्छा, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए, परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन एवं कृषि दोनों लिख लीजिए, परिवहन एवं कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए, परिवहन एवं कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है, बाधाएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, इसको देखा जाए। तो अब लिखिए चुनौतियां लास्ट में, चैलेंज, चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं। पहला पॉइंट लिखेंगे, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत बहुत अधिक है, लागत बहुत अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई तकनीकी का भी अभी विकास नहीं हो पाया। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी तकनीकी का विकास अभी नहीं हो पाया, अभी नहीं हो पाया। जैसे इलेक्ट्रोलाइजर, अभी इलेक्ट्रोलाइजर नहीं बन पाए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होगी नहीं तो हाइड्रोजन को कैसे उसके एलिमेंट में तोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देंगे आप तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग आयन के रूप में विभाजित होगा। और जब तक ये अलग अलग इसका डिवीजन नहीं होगा तो आप इसको स्टोर कैसे करेंगे, कैप्चर कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि अभी पूरी दुनिया में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन का खाली 1% उत्पादन हो रहा, कुल हाइड्रोजन का पूरी दुनिया में कुल हाइड्रोजन का मात्र 1% ही अभी ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में, ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में उत्पादित किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। यह भी एक चुनौती है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन के भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन का भंडारण भी एक चुनौती है और इसकी सुरक्षा, क्योंकि ये ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जिसके नाते आप की सुरक्षा भी एक चुनौती है। ये सारे पहलू हैं। इसके आधार पर अब कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग सभी पॉइंट को डिस्कस कर दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स मिशन। तो भारत इस क्षेत्र में इसलिए आगे बढ़ रहा है ताकि पूरी दुनिया में यहां पर लीडर बन सके और पोटेंशियल लीडर की संभावना हमारे पास है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन का विकास भारत को न केवल पेरिस समझौते, भारत को न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा, बल्कि यह
बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नए पहचान का भी कारक होगा। भारत की नई पहचान का भी कारक होगा। बस इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। हमने सारी चीजों को फ्रेम कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, इससे आगे कल बढ़ेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इससे पहले हमने बहुत सारे इशू करवा ही दिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुल 10-12 ही मुद्दे टोटल उभरे थे, जिसको हम लोग कल फिनिश कर लेंगे, सारा देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।